अस्सलाम वालेकुम। डायरेक्ट लाइन के साथ मैं हूं जवेरिया जैद। नाजरीन, पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में गुज़िश्ता चंद हफ्तों से जो गहमा गहमी और जोशो खरोश नजर आ रहा था, वो इतवार की सुबह अचानक उस वक्त खामोशी में बदल गया जब अमरीकी नायब सदर JD वेंस ने 21 घंटे तवील मुलाकातों के बाद एक दो टोक फैसला सुनाया। JD वेंस का कहना था कि हमने अपनी रेड लाइंस वाजे कर दी हैं, मगर दूसरे फरीक ने हमारी शराइत मानने से इनकार कर दिया है। दूसरी तरफ ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ का कहना था कि अमरीका ईरान का एतमाद हासिल करने में नाकाम रहा है, लेकिन अब ये इन पर है कि वो हमारा भरोसा कैसे जीतते हैं। इन बयानात के बाद जहां अमन की उम्मीदों पर औस पड़ी, वहीं ये सवाल भी खड़ा हुआ कि क्या पाकिस्तान अब भी इन दोनों हरीफों को दोबारा मेज पर ला सकेगा। अगरचे इस्लामाबाद मुज़ाकरात के दौरान बज़ाहिर कोई बड़ा मुआहदा तो तय नहीं पाया, लेकिन माहिरीन फिर भी इसे पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी सिफारती कामयाबी करार दे रहे हैं। माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान की सबसे बड़ी कामयाबी ये है कि इसने दो ऐसे दुश्मनों को आमने सामने बिठाया जिन्होंने 1979 के बाद कभी बराह रास्त बात नहीं की थी। तो आफ्टर 47 ईयर्स ये दोनों फरीक आमने सामने हुए। पाकिस्तान ने उस वक्त कदम उठाया जब दुनिया को इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी और साबित किया कि पायदार अमन सिर्फ बातचीत से ही मुमकिन है। पाकिस्तान के लिए इन मुज़ाकरात की अहमियत सिर्फ सिफारती नहीं बल्कि मौशी भी है। पाकिस्तान एक पीस मेकर बनकर न सिर्फ खत्ते में अमन चाहता है बल्कि अपनी गिरती हुई मईशत के लिए गैर मुल्की सरमायाकारी और IMF के साथ बेहतर ताल्लुकात की राह भी हमवार करना चाहता है। नाज़रीन, मशरिक़ वुस्ता में जारी कशीदगी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गई है जहां आबनाए हुर्मुज़ एक अजीम जंगी बिसात बन चुकी है, जिस पर गलबा पाने वाला ही इस जंग का फातेह करार दिया जाएगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को झुकाने के लिए एक ऐसा दाव खेला है जिसे दिफाई इस्तिलाह में काउंटर ब्लॉकेट कहा जाता है, यानी जवाबी नाकाबंदी। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ऐलान किया गया है कि वो आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले हर उस जहाज को रोकेंगे जो ईरानी बंदरगाहों की तरफ जा रहा होगा या वहां से वापस आ रहा होगा। ये इकदाम ईरान की इस जंगी हिकमत अमली का जवाब है जिसके तहत वो आबनाए हुर्मुज़ को बंद करके आलमी मईशत पर असरअंदाज होने और दुनिया पर दबाव बनाने में कामयाब रहा है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी आज शाम 7 बजे से शुरू होनी थी। दूसरी तरफ ईरानी पासदारान इनकलाब का यह कहना है कि आबनाए हुर्मुज़ के करीब भी पहुंचने वाले फौजी जहाज़ों को जंगबंदी की खिलाफ वर्जी तस्वुर किया जाएगा और इन फौजी जहाज़ों से सख्ती से निपटा जाएगा। नाज़रीन, सवाल ये होगा कि इस कशीदगी के पीछे असल जियोपॉलिटिकल मुहर्रिकात क्या हैं और क्या ये अमेरिका की तरफ से महज दबाव बढ़ाने की हिकमत अमली है या वाकई कोई बड़ा एक्शन मुतवक्के है। इस पूरी सूरत हाल पे इन तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए पैनल मेरे साथ मौजूद है। अपने पैनल का तारुफ करा देती हूँ। डिस्कशन के लिए जावेद मलिक साहब एक्स एम्बेसडर हैं, हमें ज्वाइन कर चुके हैं। इसके साथ साथ ब्रिगेडियर रिटायर्ड बाबर अलाउद्दीन साहब डिफेंस एनालिस्ट हैं, आज के डिस्कशन का हिस्सा होंगे। और IR एक्सपर्ट उस्मान शाहिद साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। आगाज़ हम जावेद मलिक साहब से करेंगे। जावेद मलिक साहब, आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी के हवाले से तो हम बात करेंगे, लेकिन प्रोग्राम के आगाज़ में मैं सबसे पहले बात करना चाहूँगी इस्लामाबाद मुज़ाकरात की, पाकिस्तान के किरदार की। सर, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। सर, पाकिस्तान की सिफारतकारी कहा जा रहा है कि अभी भी ख़त्म नहीं हुई है और पाकिस्तान मुसलसल राब्ते में है तेहरान और वाशिंगटन से। आप मुज़ाकरात को किस तरह से रीड करते हैं सर? आफ्टर 47 ईयर्स ये दो फरीक आमने सामने बैठे और पाकिस्तान ने वो रोल प्ले किया जो दुनिया में कोई दूसरा मुल्क प्ले नहीं कर सका। सर, कैसे देखते हैं आप इसको और मुज़ाकरात की नाकामी की या किसी अहम मोड़ पे ना पहुंचने के जो वजूहात हैं, आपके ख्याल में क्या हैं? जी बिल्कुल, मैं नाकामी तो नहीं कहूँगा, लेकिन इससे पहले कि मैं वो बताऊँ कि मैं क्यों नाकामी नहीं कहूँगा, मैं ऑफ कोर्स अप्रिशिएट करूँगा। आपने बहुत अच्छे इंट्रोडक्शन में जो है वो पाकिस्तान की जो सफारती काविशें हैं उनको सराहा और ऑफ कोर्स ये हर पाकिस्तानी के सेंटिमेंट्स हैं। हम जानते हैं कि अमेरिका और ईरान के दरमियान कोई बाज़ाब्ता राब्ता नहीं था। बिल्कुल सही कहा आपने, 47 ईयर्स के बाद हुआ। और उसके बाद हम ये भी जानते हैं कि अभी कुछ दिन पहले की बात लगती है जब प्रेसिडेंट ट्रंप की वो ट्वीट पूरी दुनिया में गर्दिश कर रही थी कि मैं एक सिविलाइजेशन को मिटा दूंगा। तो उस पॉइंट से आपने उन दोनों फरीकैन को एक टेबल पर जमा किया। ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी काविश है। पाकिस्तान एक सिंसियरली एफर्ट कर रहा है कि दुनिया में जो है वो अमन कायम रहे और बिलखुसूस इस खित्ते में होने वाले जो असरात हैं वो हम पर हो रहे हैं, दुनिया पे हो रहे हैं, खुसूसन इकनॉमिक के हवाले से।
तो पाकिस्तान की काविशों को सलाम पेश करते हैं हम। डेफिनेटली ये हमारी जो है सियासी और अस्करी क़यादत का एक पेज पे होना, इसकी एक बहुत बड़ी वजह है, और हमारे फील्ड मार्शल साहब और वज़ीर आज़म और वज़ारत ख़ारजा के तमाम लोगों का इस पे कंट्रीब्यूशन को हम अप्रीशिएट करेंगे। आपने कहा कि ये जो मुज़ाकरात हैं, हम ये जानते हैं कि यहाँ पे कोई ब्रेक थ्रू नहीं हुआ, लेकिन ये कोई ब्रेक डाउन भी नहीं हुआ। मैं नहीं सही। समझता कि यहाँ पे हमारी जो डिस्कशन है ये रुक गई है। यकीनन मेरी ये जो इनकी डिस्कशंस हो रही थी, इसके दौरान हम भी राब्ते में थे कुछ लोगों से जो कि वाशिंगटन में भी हैं और जो अहम थिंक टैंक्स हैं दुनिया में। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि दो आरा इस वक्त वाशिंगटन में पाई जाती हैं। एक तो वो ग्रुप हैं जो कि ऑफ कोर्स एक हॉक्स कह लें आप उनको, जो कि एक्सट्रीमिस्ट स्टैंस लेते हैं। वो समझते हैं कि नहीं, ईरान को मज़ीद जो है वो पनिश करना चाहिए। लेकिन एक ऐसा ग्रुप भी है वहाँ पे, एक ग्रुप बड़ा सीरियसली जो प्रैग्मेटिकली सोच रहा है, वो ये समझता है कि नहीं, इस मसले का हल तलाश करना ही जो है वो सबके मफाद में है। तो जो पहला व्यू है उसको, उनका जो रेड लाइंस का आपने जिक्र किया, तो मैं आपको ये बताता चलूँ, ये मेरे व्यूज़ नहीं हैं, ये वो व्यूज़ हैं जो मेरे समझ में आए हैं उनसे बात करने के बाद। वो ये समझते हैं कि 3 ऐसे मसले हैं जिनके ऊपर अमेरिका जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहा, यानी जी। वेस्ट इन जनरल नहीं कर रहा। हुँ, एक तो ये है कि जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है ईरान का, उसके ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए वो हुँ, तैयार नहीं है। वो उनकी एक रेड लाइन है। उसके अलावा जो बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम है, वो ये समझते हैं कि वो खित्ते के जो ममालिक हैं उनके लिए वो एक थ्रेट का बायस बनता है। और पहले जी। तो ये थ्रेट जो थी, ये एक परसीव्ड थ्रेट थी, लेकिन जब से गल्फ ममालिक पे हमले हुए तो वो जो हुँ, एक परसेप्शन है, वो रियलिटी में तब्दील हो गई। और तीसरी जो चीज़ है उनके बकौल, वो ये समझते हैं कि ईरान जो सपोर्ट कर रहा है कुछ ऐसे प्रॉक्सीज़ को, चाहे आप लेबनान में हो, इराक में हो, या फिर इवन आप हूतीज़ को ले लें, जी। तो वो ये समझते हैं कि वो भी खित्ते की अमन को जो है वो थ्रेटन करता है। लेकिन हुँ, हुँ, उनके जो दूसरा व्यू है वो ये है कि अगर इन 3 मसाइल पे हल हो जाता है, तो फिर ईरान के लिए एक अपॉर्चुनिटी भी है कि वो इन अपने जो उसके, देखिए ईरान के पास बहुत रिसोर्सेज हैं, ऑयल एंड गैस है, मादनियात हैं, उसके ऊपर हुँ, 40 साल से जो है वो सैंक्शंस लगी हुई थी। हुँ, अगर वो सैंक्शंस उठा ली जाती हैं, तो ईरान के पास भी एक मौका होगा कि वो अपने मुल्क की जो स्ट्रैटेजी है उसको रीथिंक करे हुँ, और अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ फोकस करे, और उसके आवाम की फलाह बहबूद के लिए जो है वो बहुत यानी एक इकोनॉमिक स्ट्रेंथ हासिल कर सकता है। तो ये सही। समझते हैं, ये हुँ, दो व्यूज हैं जो वहां पे पाए जा रहे हैं इस वक्त। हुँ, जी। बिल्कुल सही है। ब्रिगेडियर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रिगेडियर साहब, आपकी भी मैं राय लेना चाहूँगी। जो मुज़ाकरात में पाकिस्तान ने सालसी का किरदार अदा किया, आप इन्हें किस तरह से देख रहे हैं? और सर, क्या ऐसा ही होता है और ये अकॉर्डिंग टू प्लान ही हुआ है? क्योंकि एक बहुत बड़ा मसला ओवर द नाइट तो उसका हल होना नहीं था। फ्रेमवर्क एक पेश कर दिया गया, दोनों साइड्स ने अपनी 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 रेड लाइन्स बता दी। आप इसको किस तरह से देख रहे हैं और फिर पाकिस्तान का किरदार? जी, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि जावेद साहब की ज़ाहिर है उनका एक्सपीरियंस ज़्यादा है। हुँ, हुँ, वो प्रोफ़ेशनल हैं, उनकी बात से मैं इत्तेफ़ाक करता हूँ। सफ़ारतकारी एक बड़ा मुश्किल काम होता है। हमेशा सफ़ारतकारी इतनी आसानी से नहीं होती, और यही तो एक वो प्रोफ़ेशनल फ़ील्ड में फिर ये इश्यूज़ है जो आपको दरपेश आते हैं। सामने देखने में चीज़ें कुछ और होती हैं, बैक चैनल में बिहाइंड द कर्टन्स और हो रही होती हैं। तो बिल्कुल सही। साथ में साथ, साइड बाय साइड चीज़ें चलती हैं। हुँ, हुँ, एक ऐसा इश्यू, मैं बेसिकली इन इश्यूज़ की स्पेसिफिकली फ़िलहाल बात नहीं कर रहा, जो इन मुज़ाकरात के दौरान दोनों साइड्स के जो पॉइंट सामने आए थे। 47 ईयर से आपस में कोई राब्ता नहीं है। वो हर जगह दुनिया जहान में हम जो सुनते आए हैं, देखते चले आए हैं। अमेरिकन हर वक़्त ईरान के खिलाफ नैरेटिव बनाते रहते थे। ईरान हमेशा से ईरान अमेरिका के खिलाफ नैरेटिव बना रहा है, बट डीप रूटेड इनकी एनिमिटीज़ हो गई हुई थी। मैं ये नहीं कहता कि खाली मुखालफत थी। तो इस तरह के माहौल में इन 2 ममालिक को साथ बिठा देना, और देखिए साथ भी ऐसे नहीं बिठाना, हुँ, वो डिप्टी सेक्रेटरी या एडिशनल सेक्रेटरी या ब्यूरोक्रेटिक या फॉरेन ऑफिस लेवल के मुज़ाकरात नहीं थे। हुँ, ऐसे साथ बिठाना कि अमेरिका के नायब सदर और ईरान की पार्लियामेंट के पावरफुल स्पीकर, ये दोनों अपने-अपने वफ़ूद को लीड कर रहे थे। इस तरह अमूमन होता नहीं है। जब भी मुज़ाकरात होते हैं, जूनियर लेवल से स्टार्ट करके अब स्टाफ लेवल पे बहुत सारी चीज़ों पे एग्रीमेंट होता है, तो फिर टॉप लेवल की लीडरशिप आती है। बिल्कुल तो सही। इस माहौल में आपने बिठाया, और बिठाया भी 20-21 घंटे बिठाया। हुँ, ये भी नहीं कि कोई 1-2 घंटे की किन कैमरा या बस उसके लिए मीडिया के लिए सेशंस हुए और चले गए। और एंड पे जाके दोनों साइड्स ने ये नहीं कहा मुज़ाकरात नाकाम हुए, दोनों साइड ने ये भी नहीं कहा कि जी सीज़ फायर खत्म हो गया। दोनों साइड्स ने मुहतात रद्द-ए-अमल देते हुए, बड़े चॉइस ऑफ वर्ड्स उनके बड़े मुहतात थे। ये कहा गया कि हम किसी एग्रीमेंट पे नहीं पहुँच सके, जी। और ये मुझे भी पता है और हमारे बहुत सारे साथियों को पता है कि अभी भी हमने गिव अप नहीं किया। हुँ, अभी भी कोशिशें, काविशें जारी हैं। हुँ, उसके बाद जो
ईरानियन स्पीकर या ईरानियन प्रेसिडेंट की ट्वीट्स हैं, इवन जो अमेरिकी सदर की भी ट्वीट्स हैं, उनमें भी वो वाली पहले वाली हार्श लैंग्वेज नहीं है। तो इससे ज़ाहिर होता है कि अभी भी कोशिशें जारी हैं। जहाँ तक इस चीज़ का ज़िक्र है कि अमेरिकी सदर ने भी कहा कि जी जो हमारा उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम है, वो हमारे लिए रेड लाइन है। ठीक है, रेड लाइन सबकी होती है, लेकिन आपने दरमियानी रास्ता निकालना होगा। ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम हो या उनका मिसाइल प्रोग्राम हो, ये मेरे ख्याल के मुताबिक सिर्फ़ और सिर्फ़ खतरा है तो इसराइल इसको खतरा समझता है। सही। अमेरिका तक तो उनके मिसाइल हुँ, नहीं पहुँचते हुँ, और खित्ते के दूसरे गल्फ़ कंट्रीज़ को इससे पहले तो ईरान ने इन चीज़ों से थ्रेटन नहीं किया। अभी अगर अटैक हुए तो अमेरिकन बेसेस की वज़ह से हुए थे। इसराइल को प्रॉब्लम है, उनको खतरा रहता है, तो बाकी दुनिया जहान में कवानीन मौजूद हैं। हुँ, आईएईए किस लिए बनी है? यूएन अम्ब्रेला के अंडर बनी है। उस फ्रेमवर्क में बात हो सकती है। मिसाइल्स हर मुल्क का अपना राइट है कि उन मिसाइल्स को बनाया या जिस कॉन्टेक्स्ट में भी वो रखना चाहता है। बट फिर मैं ये कहूँगा कि ये कोई ऐसे इश्यूज़ नहीं है जिनमें दरमियानी रास्ता ना निकल सके। बिल्कुल यस, सही। जावेद साहब की बात से इत्तेफ़ाक करता हूँ। ईरानियंस को भी लचक दिखानी पड़ेगी, हुँ, दिखानी हुँ, चाहिए अपने मुल्क की बेहतरी के लिए। 10 करोड़ की आबादी का मुल्क है, 40 साल से सैंक्शंस में है, हुँ, इतनी रिसोर्सेज़ होने के बावजूद हुँ, हुँ, मुश्किल मुआशी सूरत-ए-हाल में है। वो भी दुनिया को ओपनिंग दें, हुँ, ये प्रॉक्सीज़ का मसला हल होना चाहिए। इस पे लोगों के पॉइंट ठीक होते हैं कि किसी दूसरे मुल्क में अगर इस तरह के आर्म्स ग्रुपों को आप सपोर्ट करेंगे ओपनली, तो चाहे आपके रीज़न्स कोई भी हों, कोई भी इसको एक्सेप्ट नहीं करता, तो इसके ऊपर उनको भी लचक दिखानी पड़ेगी और लचक दिखाने से ही मामलात हल होते हैं। पाकिस्तान ने एक ऐसा काम किया है जो कि अनबिलीवेबल है। अमेरिकी सदर के मुँह से मुसलसल अपने प्राइम मिनिस्टर और आर्मी चीफ की हुँ, तारीफ सुनना, जी। वो बुली करने के लिए तो मशहूर है, तारीफ तो उनसे किसी के मुँह से नहीं हुँ, हुँ। निकलती। तो मेरे ख्याल में जो हमारी टीम इवन ने जेडी काम किया वेंस है ने भी जिसमें जाते हुए जो फॉर्म ऑफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने पाकिस्तान का बहुत शुक्रिया अदा किया। उस्मान साहब को भी शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। उस्मान साहब, सबसे पहले आपसे भी यही राय आपकी जानना चाहूँगी कि पाकिस्तान का किरदार इन मुज़ाकरात में कैसा रहा, और सर आप क्या देखते हैं कि क्या पाकिस्तान दोबारा इन दोनों फ़रीक़ैन को एक मेज़ पर लाने के लिए कामयाब हो जाएगा? क्योंकि बैक एंड पे पाकिस्तान की सिफारतकारी अभी भी जारी है। पाकिस्तान मुसलसल कोशिशें कर रहा है कि कोई ना कोई ब्रेक थ्रू हो जाए। जी, डेफिनेटली मेरे ख्याल में पाकिस्तान ने बड़ी ज़िम्मेदारी का सबूत दिया है और वी हैव बीन द फोर्स फॉर स्टेबिलिटी। और जिस तरीके से पाकिस्तान ने प्रॉक्सिमिटी टॉक्स की और बैक चैनल जो है उसके लिए अपने गुड ऑफिसर्स को एक्टिव रखा मुसलसल जब से जंग जारी है। और अभी तक मेरे ख्याल में हमारा जो डिप्लोमेटिक क्लाउड था, जो लेवरेज था, इवन जो हमारा कैपिटल, हमने दुनिया में अमन के हवाले से उसको जो है एग्जॉस्ट किया। हुँ, तो मुझे पूरा यकीन है डेफिनेटली जिस तरीके से इरानियन के ऊपर हमारा लेवरेज है और इरानियन जो है उन्होंने इस चीज़ को समझा, और जिस तरीके से सेक्टेरियन लाइंस के ऊपर दोनों तरफ ने, पर्टिकुलरली सऊदी अरेबिया ने रिस्ट्रेंट शो किया, क्योंकि इसराइल देखें, इसराइल यहाँ के ऊपर एक ऐसा स्पॉइलर है जो इस फ्रोजन कॉन्फ्लिक्ट को बार बार करेगा। आप देखें इस मेरे ख्याल में पाकिस्तान जो कुछ कर रहा है और इसराइल की तरफ से जो बयान आना कि हम इस चीज़ को संजीदगी के साथ नहीं देखते, फिर जेरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ थे जिनसे मुतालिक एक आप कह लें कि बद-एतमादी की फिजा पाई जाती है कि दोनों अदवार के अंदर इन्होंने यही किया। छठा दौर था तो हालात खराब हो गए, ओमानी कह रहे थे डील वाज विद इन रीच, और फिर जिनेवा के अंदर ये हुआ। और एक ऐसे वक्त में आप एक्सपेक्ट करते हैं इरानियन अपना राइट टू सेल्फ डिफेंस छोड़ दें। जी। देखिए, हमने पाबंदियां लगवा ली, फिर भी हमने न्यूक्लियर टेस्ट किए। अगर वहां के ऊपर उन्हें समझ आ रही हो तो वो लिबिया इराक मॉडल जो है वो नहीं बनना चाहेंगे, वो हुँ, पाकिस्तान इंडिया मॉडल बनना चाहेंगे। एक वक्त के अंदर दुनिया की ग्लोबल सुपर पावर का प्रेसिडेंट कह रहा है पूरी दुनिया के सामने कि मैंने ये जो ईरानी कुर्द हैं उन्हें वेपन दिया ताकि किसी तरीके से वो पास ऑन कर दे वहां पे अवाम को। देखें विच वर्ल्ड आर वी लिविंग इन है, ये गुफ्तगू कर रहे हैं और फिर यही कहते हैं कि एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस को ईरान सपोर्ट करता है। जी। देखें बड़ी ब्लर ब्लर क्या मतलब रह ही नहीं गया जो क्रेडेंशियल थे इनके। हुँ, हुँ। अमेरिका के डेमोक्रेटिक आइडियल्स ये हैं, डेमोक्रेटिक आइडियल्स कत्लो गारत हो रही है पिछले 3 साल से, लाइव जेनोसाइड पूरी दुनिया देख रही है और आप लोग बात नहीं कर रहे। मैं बड़ा क्रेडिट देना चाहता हूं कि अटलांटिक रिफ्ट के अंदर जिस तरीके से यूरोप ने स्टांस लिया, सही। अनवेवरिंग स्टांस है। उन्होंने ना इन्हें एयर स्पेस दी है, हुँ, ना अपनी बंदरगाहें दी हैं, अपनी कंटोनमेंट्स इनके ऊपर बंद कर दी हुँ, हैं। इवन जॉर्जिया मिलानो डिजर्व्स टू बी अप्रिशिएटेड। आई एम नॉट ह्यूज फैन ऑफ हर, हुँ, जिस तरह की वो इस्लामोफोब है और जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप को और ये नेतन्याहू और ये मोदी, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने परसों कहा कि रेड लाइन क्रॉस कर दी आपने। देखें आप वहां पे सूरत हाल है कि पत्थर स्टोन पेल्टर को फांसियां देने की बात अमेरिका हो रही है। इस कंट्री जो कि क्लेम करता है मैं हित्ते का जमहूरी मुल्क हूं, हुँ, हुँ। ये इसराइल की मैं बात कर रहा हूं। तो जी, जी। उसके बाद वहां के ऊपर अभी खबर में पढ़ रहा था हुँ, गार्डियन हुँ। के अंदर कि यूरोपीय यूनियन सोच रही है कि पाबंदियां लगा दे इसके ऊपर। और वहां पे विक्टर ऑर्बैन भी हार गया, हंगरी के अंदर है, तो वो भी एक तरह से आप कह लें जो सब सबुटाज करता था इस सारे मामले को, वो चीज भी खत्म हो चुकी है। तो यूरोप को खो दिया यरूशलेम ने। हुँ,
मैसूर यरूशलेम तो ऑफ कोर्स इनका कैपिटल भी नहीं है, वो ईस्टर्न यरूशलेम उनका गजा का है। तो मेरे ख्याल में तेल अवीव जो है उसको आज यूरोप उस तरीके से नहीं देखता। बिल्कुल सही। और वहां पे खबरें आ रही है कि वो एसोसिएशन एग्रीमेंट जो कि प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट है उसको कैंसिल करने की भी बात कर रहे हैं। और जर्मनी सिर्फ वाहिद कंट्री है, वो उनका एहसास नदामत है, जो सेंस ऑफ गिल्ट है जो उन्होंने किया इनके साथ है उस वजह से। लेकिन वहां पे भी गुफ्तगू जो है ये पाई जा रही है। और उनके जो सफीर हैं इसराइल के अंदर वो भी कह रहे हैं मगरबी किनारे के अंदर जो इसराइली सेटलर कर रहे हैं ये एग्रीजियस बार्बरिज्म है। सही। देखें, आप ईरान से एक्सपेक्ट करते हैं, हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है हम फ्रेमिंग के अंदर ईरान को लेके आ जाते हैं। हमारी हेडलाइन चलती है तो हम ये कह देते हैं जेडी वैंस वापस चले गए। भाई शुरू करें इधर से, कालीबाफ वापस चले गए, कालीबाफ ने जो चीजें रखी थी वो उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया। मेरे ख्याल में पाकिस्तान एक बेस्ट केस स्टडी। हम क्यों अफगानिस्तान के अंदर जाके डीप हिट करते हैं? क्योंकि अगर वो सॉइल हमारे खिलाफ इस्तेमाल होगी तो वो हमारे लिए एक लेजिटिमेट टारगेट है, हम उन्हें हिट करेंगे। बिल्कुल सही। यही उसूल जो है ईरान को भी दें। एनपीटी के अंदर क्या लिखा हुआ है? वो तो एनपीटी से बाहर नहीं निकले हुए। सिविल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी जो है एक कंट्री का राइट है। मेरे ख्याल में ये पूरे का पूरा वेस्टर्न जो ग्लोबल ऑर्डर है ये फ्रैक्चर्ड हो चुका हुआ है, जिसके अंदर हमें कहानी सुनाई गई कि एवरी कंट्री जो है इज इक्वल इन द आइज ऑफ इंटरनेशनल लॉ। लेकिन P5 का मैकेनिज्म क्या है? फिर तो डेमोक्रेसी नहीं है। 195 कंट्री एक साइड पे खड़े हों और एक कंट्री हाथ खड़ा कर दे, जो हमने देखा 6 दफा वीटो किया। तो ये नहीं हो सकता कि आप बिल्कुल सही। डिप्लोमेटिक आयरन डोम इनको दे के रखें और पूरी दुनिया 21वीं सदी के अंदर वही 1945 वाला मॉडल जो है वो आगे लेके चले। बिल्कुल सही। सिस्टम नीड्स टू बी बिल्कुल सही, सिग्निफिकेंटली बिल्कुल सही। उस्मान साहब, आपका पॉइंट आ गया। जावेद मलिक साहब का रुख करना चाहूंगी। जावेद मलिक साहब, इससे पहले हमने देखा कि अमेरिका की तरफ से तमाम तर जो उनके मूव्स थे वो मिसकैलकुलेटेड रहे, और अब अमेरिका की तरफ से आया है कि आबनाए हुर्मुज़ पर नाकाबंदी लगाई जाएगी। आप इस इकदाम को किस तरह से देख रहे हैं? आबनाए हुर्मुज़ हम देख रहे हैं कि एक अजीम जंगी बिसात बन चुका है, और ये कहना गलत नहीं होगा कि इस पर गलबा पाने वाला ही जंग का फातेह करार पाएगा। तो सर, अब जो अमेरिका करने जा रहा है और डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो ऐलान किया गया है, आपको लगता है कि क्या वाकई इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा? पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 7 बजे का टाइम था कि इसके बाद नाकाबंदी लगा दी जाएगी। कैसे देखते हैं आप इस इक़दाम को? देखिए जी, मैं तो एक स्टूडेंट हूँ और प्रोपोनेंट हूँ इंटरनेशनल लॉ का। मेरी स्टडीज़ भी उसमें हैं। तो मैं तो किसी भी लिहाज से किसी भी ब्लॉकेड को सपोर्ट नहीं कर सकता। देखिए, ये तो एक कोई भी एक आम स्टूडेंट ऑफ इंटरनेशनल लॉ आपको बता देगा कि दुनिया के अंदर जो रूल्स बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर है, वो दूसरी जंग अजीम के बाद लोग तमाम ममालिक ने मिलकर कुछ रूल्स बनाए, एक फ्रेमवर्क एग्री किया। ये हम फर्स्ट टाइम देख रहे हैं कि अमेरिका उस रूल्स बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर से बाहर आके जो है वो यूएन के प्लेटफॉर्म को भी क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, नेटो को भी कर रहे हैं। इन्हीं वो जो भी मल्टीलैटरल जितने भी फोरम्स थे उन सब से वो बल्कि उनको बुरा भला कह रहे हैं ऑब्वियसली। तो इंटरनेशनल लॉ को अगर आप देखें, स्पेशली जो मैरीटाइम और शिपिंग और नेविगेशन के रूल्स हैं, नेविगेशन जो है ये आपका कोई प्रिविलेज नहीं है, इट्स योर राइट। यानी आप ट्रेड कर सकते हैं दुनिया में, इसके हवाले से कवानीन मौजूद हैं। तो मैं तो समझता हूँ कि ब्लॉकेड करना, चाहे वो ईरान करे या वो अमेरिका करे, दोनों को नहीं करना चाहिए। यानी आपकी जो जंग है उसका आप एक तरफ से हल तलाश कर रहे हैं, आप एक टेबल पे बैठ के इस मसले को रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं एग्री करूँगा, अभी बात हो रही थी कि जो अमेरिका का डेलीगेशन था वहाँ से आया था, वो कोई वर्किंग लेवल के लोग नहीं थे। ही वॉज द सेकंड मोस्ट हाईएस्ट रैंकिंग एडमिनिस्ट्रेशन, यूएस एडमिनिस्ट्रेशन के वाइस प्रेसिडेंट, और उसके साथ साथ जो जैरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ तो थे ही, लेकिन उसके अलावा एक्सपर्ट्स भी मौजूद थे इस डेलीगेशन में। और इसके साथ साथ ईरान के अंदर जो उनके स्पीकर के पार्लियामेंट के स्पीकर हैं और उनके फॉरेन मिनिस्टर, वेरी हाई पावर डेलीगेशन। आई थिंक दोनों पार्टीज जो हैं वो इस चीज़ का इदराक तो रखती हैं कि हमारे इस मसले का हल जो है वो सिर्फ डायलॉग से ही होगा। तो एक तरफ आप इस मसले को सॉल्व करना चाह रहे हैं। अभी मैं बहुत इनकरेज हुआ था स्टेटमेंट जो देखी हमने ईरानी फॉरेन मिनिस्टर की। उन्होंने कहा कि वी वर लाइक आई थिंक माइल्स, आई थिंक मिनट्स अवे, फॉर एग्जैक्ट वर्ड्स मैं भूल रहा हूँ। उन्होंने कहा था बहुत करीब आ चुके थे हम मसले के हल के करीब, लेकिन अमेरिका ने कुछ गोल पोस्ट चेंज कर दी। इसी तरह जेडी वैंस की अगर आप स्टेटमेंट भी देखें जो पढ़ रहे थे, जो हमें वो स्पीच दे रहे थे, तो उसमें भी उन्होंने ये कहा कि हमें अपनी प्रपोजल सामने रख दी है। तो मैं तो उस स्कूल ऑफ थॉट से हूँ कि दोनों साइड्स ने एक तातुल जरूर आया है इस इमीडिएट इस डायलॉग में, लेकिन ये बैकग्राउंड में चलता रहेगा। और इसके साथ साथ मैं नहीं समझता कि आबनाए हुर्मुज़ को मजीद जो है वो आप ब्लॉकेट करना चाहिए अमेरिका को। डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो जानते हैं कि उनकी जो तमाम कैंपेन थी यूएस के अंदर जब इलेक्शन लड़ रहे थे, वो तो तमाम फोकस उनका मैगा पे था, यानी मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। वो तो ये कहते थे कि जो हमसे पहले वाली हुकूमतें थी वो इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स में अपने आप को इंटैंगल करके डोमेस्टिक इश्यूज को भूल जाती थी। मेरी तमाम फोकस डोमेस्टिक
जो है वो मामला को सॉल्व करने पे होगी, लेकिन उनकी जो अपनी सपोर्ट बेस है अमेरिका में वो भी वो लूज़ कर रहे हैं। और दूसरा, मैं उस्मान साहब से एग्री करूंगा कि यूरोप का जो स्टैंस रहा है वो, अगर आप इंटरनेशनल लॉ को देखें या आप जो रूल्स बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर जिसमें हम सब यकीन रखते हैं, आई मीन ऑफ कोर्स हमें उस पर रिजर्वेशंस भी हैं कुछ मामला पे, लेकिन जनरली मैं समझता हूँ यूरोप का और खुसूसन बरतानिया का स्टांस जो है वो इस तमाम मामले में मॉरली अपनी जगह पे सही है। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अकेले फील करते हैं, और ऑफ कोर्स उनके साथ सिर्फ एक इजराइल है जिसके ऊपर सबको तहफ़्फ़ुज़ात हैं। बिल्कुल लेकिन सही। इस तरह दूसरा सवाल मेरा ये होगा जस्ट आखिर में जी। कि ईरान की जो स्ट्रैटेजी रही है, मैं ऑब्वियसली हर इंसान ये चाहता है कि ईरान के हालात बेहतर हों। मेरी जो व्यू है, ये जो मैं समझता हूँ कि ईरान को थोड़ा सा रिव्यू करना चाहिए। उनके ग्रेटर इंटरेस्ट में है कि वो अपनी इकोनॉमिक पोटेंशियल को लूज ना करें, अपने सैंक्शंस को लिफ्ट कर सकते हैं, अगर इकोनॉमिकली अपने आप को डेवलप कर सकते हैं, उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट उनकी आवाम पे होगा। देखिए, $1 इस वक्त गालिबन लाखों जो ईरानी रियाल के बराबर हो चुका है। यानी इकोनॉमिकली वो लोग सफर कर रहे हैं, ऊपर से ये जंग 50 साल से जंग में है। तो बहुत से उनके जो खैर ख्वाह हैं वो ये समझते हैं कि ईरान को भी चाहिए कि ठीक है, वो उनके स्टैंड को हम वो उसको एक तरफ रखिए, लेकिन सही। इस इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ भी फोकस कीजिए। जी जी जी। बिल्कुल सही है। ब्रिगेडियर साहब, आपसे मैं यकीनन पूछना चाहूंगी कि आबनाए हुर्मुज़ की जो नाकाबंदी है, ब्लॉकेड है, इस हवाले से आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। लेकिन अभी हमें ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे तो हम इसको यहीं से कंटिन्यू करें। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। बरतानी जरीदे द इकोनॉमिस्ट ने कहा है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान के खिलाफ दोबारा जंग की तरफ नहीं जाएंगे, क्योंकि वो समझ चुके हैं कि ये जंग उन्हें शुरू ही नहीं करनी चाहिए थी। ऐसा लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त ज़हनी दबाव का शिकार हैं, फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं। वो जंग से बाहर भी निकलना चाहते हैं, लेकिन वो फेस सेविंग भी चाहते हैं। ब्रिगेडियर साहब, सवाल यहाँ पे ये है कि ऐसे में आबनाए हुर्मुज़ पर जो नाकाबंदी लगाने का डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ऐलान किया गया है, सर जियो पोलिटिकल मुहर्रिकात इसके पीछे क्या हो सकते हैं? देखिए जी, जहाँ तक आबना हुर्मुज़ पे ब्लॉकेट का ताल्लुक है, मैं तो फिर बिल्कुल इसकी सपोर्ट नहीं करता। क्योंकि जो कुदरती आबी गुज़रगाहें होती हैं, उस पे सबका हक होता है, आप उनको रोक नहीं सकते, और हिस्टोरिकली कभी ऐसा हुआ नहीं। वैसे नॉर्मली अपने लोकल कंडीशन में, जिसको कहते हैं, आप किसी का पानी बंद करें तो तनाज़े को, लड़ाई को जन्म देता है। तो आबना हुर्मुज़ की ब्लॉकेट चाहे वो ईरान करे या अमेरिका करे, मैं तो बिल्कुल खैर उसको सपोर्ट नहीं करता। लेकिन ये जो डोनाल्ड ट्रंप का ये इक़दाम है, रीज़न बेसिकली मेरे ख़्याल में ये है, जो कि आपने हुर्मुज़ की बंदिश से यूरोप को बहुत प्रॉब्लम है। यहाँ से अमेरिका के तो बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग नहीं होती, लेकिन यूरोप को और एशिया को जी। डेफ़िनेटली, जो दिस साइड ऑफ द एशिया, जिसमें चाइना भी शामिल है। और आपने देखा होगा, आज की खबर एक ये भी थी कि जो यूके प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी इसके ऊपर अपने पहले भी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था। जी। ऑल्दो उन्होंने अमेरिकन लाइन तो टो नहीं की, अमेरिका के कहने पे, डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर उन्होंने अपने हुर्मुज़ को ब्लॉकेट लगाने की, एडिशनली ईरानियन ब्लॉकेट खोलने के लिए अमेरिका की मदद पे नहीं आई, जिस पर डोनाल्ड ट्रंप काफ़ी नाराज़ भी रहे हैं। लेकिन अभी उन्होंने खुद से, आज वो कह रहे थे कि जी शायद अबाउट 30 यूरोपियन कंट्रीज़ हैव जॉइन्ड टुगेदर। उनकी तरफ से, यूरोप की तरफ से बहुत प्रेशर है। अमेरिका तो खुद कामयाब नहीं हो सका, तो उनके लिए एक अपॉर्च्युनिटी है अमेरिका के लिए भी कि जी वो भी शायद इसका कोई क्रेडिट ले ले। आई पर्सनली फील कि ईरान को इस मामले में अमेरिका की बजाय यूरोपियन यूनियन से, यूरोपियन कंट्री से, यूके से एंगेज होना चाहिए। सही। क्योंकि अगर आपने फेवर देनी है और आपने अपनी अहमियत को बरकरार रखना है ईरान, क्योंकि यहाँ पर किसी किस्म का कॉन्फ्लिक्ट जो है, वो तो डेफिनेटली वैसे ही बहुत काउंटर प्रोडक्टिव होगा ना। मैं जावेद साहब की बात से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ। देखिए, जब भी आप भी किसी चीज़ को एनालाइज करते हैं, आपने उसको इंडिपेंडेंटली एनालाइज करना। हमारे सबकी हमदर्दियाँ ईरान के साथ हैं। दे हैव डन अ वंडरफुल जॉब। उन्होंने कमाल किया 40 डेज की जंग में, उन्होंने घुटने नहीं टेके। लेकिन ये हकीकत है कि हर जगह पे कुछ ना कुछ अगर आप फ्लेक्सिबिलिटी शो करेंगे, तभी मामला आगे बढ़ेंगे। लीडरशिप का असल काम होता है अपनी कौमों को, अपनी नेशंस को जंग जैसी तबाहकारियों से बचा के, थोड़े बहुत कॉम्प्रोमाइज़ेज़ के साथ, विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन जो बेसिक स्टांस, आप आगे लेके चलें। क्योंकि आपने सिर्फ अपना नहीं, आपने पूरी नेशन का सोचना होता है। बिल्कुल सही। ईरानियंस के लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है, और जब इतनी स्पेस मिल गई है, दुनिया पूरी ईरान के साथ है। देखें, अमेरिका बिल्कुल तन्हा है। अमेरिका पे बहुत प्रेशर है, डोमेस्टिकली भी, एक्सटर्नली भी। और इस वक़्त आपने जो जरीदे की रिपोर्ट की, इसको आगे चल के प्रोग्राम में हम डिस्कस कर सकते हैं। जी। जी। काफ़ी हद तक ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप अंडर प्रेशर बिल्कुल हैं। अमेरिका में ये परसेप्शन बहुत तेज़ी से बिल्ड हो रही है, जी। कभी अमेरिका फर्स्ट नहीं है, इज़राइल फर्स्ट। बल्कि मैं यहाँ तक कहूँगा, अमेरिका में तो ये भी बातें की जा रही हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका को इज़राइल की प्रॉक्सी बना दिया। कभी बिल्कुल हमने सही। सोचा था कि कभी ये भी बात होगी कि अमेरिका किसी की प्रॉक्सी बनेगा। यहाँ पर मैं नहीं कह रहे, वहीं के लोग कह रहे हैं, वहीं क्या मीडिया कह रहा है। तो किसी सूरत भी आपने हुर्मुज़ की बंदिश या बिल्कुल ब्लॉकेट सही। को, मैं तो क्या कोई भी
बिल्कुल सही। शख्स उसको ठीक है सपोर्ट सर, नहीं आपका आपका करता। पॉइंट आ गया। ये उस्मान नहीं साहब आपसे मैं दो सवाल करना चाहूँगी। पहले तो ये कि हमारे दोनों जो पैनलिस्ट थे इससे पहले वो ईरान के हवाले से बात करते हुए ये कह रहे हैं कि ईरान को भी फ्लेक्सिबिलिटी शो करनी चाहिए। सर, what do you think why Iran is so reluctant and stubborn this time? क्या उसे लगता है कि यही मौका है, अगर अब की बार कोई लचक दिखा दी तो दोबारा कोई मौका नहीं आएगा? और दूसरा सर, ये जो आबनाए हुर्मुज़ की ब्लॉकेड की अमेरिका बात कर रहा है, क्या वाकई ये इसको इम्प्लीमेंट भी कर सकता है? और अगर ऐसा होता है तो फिर इस जंग में कौन जीतेगा सर? ये जो समुद्री जंग एक स्टार्ट हो जाएगी। नहीं, मेरा नहीं ख्याल अमेरिका कर सकता है, और 47 साल से यही तो सैंक्शंस का रजीम इम्पोज किया हुआ है। जी। बरतानिया का लांसेट जो मेडिकल जर्नल है वो कहता है 38 लाख बंदे मारे गए। अमेरिका ने जिस तरीके से 1970 से 2021 तक ग्लोबल साउथ के कंट्रीज को फॉरेन पॉलिसी चेंज करने के लिए उधर की आवाम को हर्ट किया, जो कि हम देख रहे हैं। तो मुझे लगता है वी नीड टू पुट थिंग्स इनटू देयर पर्सपेक्टिव, तब हमें समझ आएगी कि ये चीज क्या है, क्या चीज है जो ईरानियन रिलक्टेंट है। देखिए ना, हमें पॉइंट डिस्कस करना चाहिए। जी। वो तो जिस तरह मैंने पहले कहा कि वो आगे हुए थे यूरेनियम के एनरिचमेंट जो है वो 0% पे लाने के लिए। तो एनपीटी तो खुद कह रहा है कि सिविल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का हसूल जो है वो बेसिक राइट है। जी। वो कौन सा ऐसा पॉइंट है कि जो वो देखिए, सरेंडर करना एक और चीज है, वो क्यों सरेंडर करें एक ऐसे वक्त में जब अनजस्ट वॉर जो है, अनप्रोवोक्ड वॉर एग्रेशन उनके ऊपर लॉन्च किया गया। तो मेरे ख्याल में हमें थोड़ा सा इस चीज के हवाले से देखना चाहिए कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो क्या चाह रहे हैं। आप हर्ट हुए हैं, ह्यूमिलिएट हुए हैं, ठीक है, आपकी ट्रॉफी के लिए पूरे मुल्क को दांव पे लगा दें इरानियन से, ऐसे नहीं हो सकता। और वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं हमें आयरन क्लॉड गारंटी चाहिए, ये विशियस साइकिल बार बार ना हो। मैंने आपको बार बार कहा, ये फ्रोजन कॉन्फ्लिक्ट है, ये फिर से हो जाएगा, रीआर्म होके आ जाएंगे, फुल ब्लोन वॉर करेंगे। किसको एतबार है डोनाल्ड ट्रंप पे? मेरे ख्याल में इमैनुअल मैक्रोन ने इस चीज के बारे में 2 लफ्ज कहे हैं बड़े शानदार। उसने कहा, ट्रंप बी सीरियस, ये मजाक नहीं है भाई। ये ना WWF का मैच हो रहा है, ना ये ट्रंप टावर के अंदर मूवी बन रही है, बेबी डे आउट है, जिसके अंदर तुम ये हरकतें कर रहे हो। डोनाल्ड ट्रंप को चाहिए थोड़ी देर के लिए खामोशी इख्तियार करे, और मार्को रूबियो जो कि फॉरेन सेक्रेटरी हैं, वो जो पूरे का पूरा आप कह लें जो फ्रेमवर्क है जिसके तहत डिप्लोमेसी चलती है और प्रोसेस होता है, उसको एग्जॉस्ट होने दें। देखिए, अगर डिप्लोमेट जिस तरीके से आप अपने गोल्फ का दोस्त है आपका, वो खेलते हैं उसके साथ है, और साथ में घर जब आई है उसको लेके चलते हैं, क्या क्रेडेंशियल है भाई उनके? उनको लेके आए जिनके स्टेक्स हैं, जिन्होंने कल को इलेक्शन लड़ने आगे की तरफ जाना। जेडी वैंस के अल्फाज चेक करें, कितना मुख्तात रवैया, कितना चुकन्ना। वो इस हवाले से अल्फाज, उन्होंने कोई धौंस धमकी नहीं दी। मुझे लगता है कि डिप्लोमेसी को वो वाकई समझते हैं डोनाल्ड ट्रंप है, तो उसको स्पेस दें, स्ट्रॉन्गर, बिगर और मैसिव, और मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। भाई, धौंस धमकियों से क्या बात करते हैं ईरानी सदर है, वो कहते हैं बदमाशी नहीं चलेगी। देखिए, मेरे ख्याल में ईरान जो है इंप्रेशन ये देना नहीं चाहता, ये परसेप्शन नहीं सेट करना चाहता कि ईरानियन जो है वो बिल्कुल पीछे चले गए हैं। तो यही पैटर्न तो हम देख रहे हैं। मैंने अपनी पूरी जिंदगी आईआर पढ़ाया और इसी में पीएचडी की, और यही चीजें हमने देखी कि हर चीज के ऊपर जो है ग्लोबल साउथ कंप्रोमाइज करे, पीछे हट जाए। किस चीज पे पीछे हटे? भी पाकिस्तानी हट गए थे, हमने क्या हम पीछे हट जाते? हमें क्या कॉल नहीं थी आई इसी अमेरिका से? क्लिंटन बार बार नहीं कह रहा था पैसे ले लो, पीछे हट जाओ, तो हट जाता पाकिस्तान भी। ऐसे नहीं चीजें चलती। कंट्री, नेशन स्टेट ने खुद को देखना होता है, अपने मुफाद के तहफ्फुज करना होता है। हम इस वक्त क्यों यहाँ पे बैठे हुए हैं? हमारे स्टेक्स हैं इन मुज़ाकरात के अंदर। हम नहीं चाहते बॉर्डर के पर एक ऐसी गवर्नमेंट है जो इजराइल नवाज हो। देखिए, हर कंट्री जो है, हमें उनके पर्सपेक्टिव से भी तो चीजों को देखना चाहिए। यूरेनियम की एनरिचमेंट करने के तैयार थे, यूरेनियम की एनरिचमेंट 0 पे लेके आने के लिए 3.673 रिगरस प्रोसेस के तहत P5+1 ने तय किया था। अच्छा उस्मान साहब, अभी जो इशू लग रहा है ना दोनों तरफ से, वो एक मेन इशू गारंटी का भी लग रहा है। मैं जावेद साहब के सामने ये पॉइंट रखना चाहूंगी। जावेद साहब, एक तरफ ईरान है जिसको गारंटी चाहिए कि अमेरिका की गारंटी कौन लेगा, डोनाल्ड ट्रंप की गारंटी कौन लेगा। दूसरी तरफ से अमेरिका है, उनको ये गारंटी चाहिए कि यूरेनियम इनरिचमेंट जो है वो 0 पे चली जाए, और ये ऐसा हो जाएगा, इसकी गारंटी दी जाए। तो ये बताएगा कि गारंटर के तौर पर आप किसको देखते हैं? और सर, अगर ये ब्लॉकेड हो जाता है, अमेरिका ये इम्प्लीमेंट कर देता है, तो जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि यूरोप तो पहले भी सपोर्ट नहीं कर रहा है अमेरिका को, और चाइना भी इसमें इन्वॉल्व है, तो सर आपको लगता है कि ऑलरेडी ये लोग ईरान के साथ हैं भी, और मज़ीद भी हम देखेंगे कि ईरान का पलड़ा भारी होगा? जी देखिए, मैं इस पे हमारे दोस्त उस्मान साहब बात कर रहे थे, बहुत उनके पॉइंट्स जो हैं वो वैलिड हैं, उनका ओपिनियन है, हम उसका एहतराम करते हैं। लेकिन देखिए, मुल्क, उन्होंने कहा कि मुल्क के फ्यूचर को दाव पे लगा दें, तो ऑफ कोर्स ऐसा तो कोई भी नहीं चाह रहा। कोई भी जो खैर ख्वाह है ईरान का, वो ये चाहता है कि ईरान डेवलप करे, तरक्की करे, और ऑफ कोर्स अपने डिफेंस करने का उसका पूरा हक है। और जहाँ तक ये सवाल है कि अगर ईरान को कोई ऐसी एश्योरेंस चाहिए कि उसके ऊपर दोबारा हमले नहीं होंगे, तो मैं एक सवाल करना चाहूँगा कि देखिए, पाकिस्तान, इजिप्ट
तुर्की है, ये एक स्ट्रॉन्ग, पाकिस्तान तो एक न्यूक्लियर पावर भी है, तुर्की को ले लें, इजिप्ट को ले लें, सऊदी अरेबिया को ले लें। अगर ये तमाम ममालिक मिलकर ईरान को ये श्योर करते हैं कि अगर वो डिफेंसिव पोस्चर पे रहते हैं तो उनको कोई भी थ्रेट कहीं से नहीं होगी, लाइक अमेरिका से भी एश्योरेंसेस ली जा सकती हैं, इजराइल से भी ली जा सकती हैं, तुर्की के तो डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी हैं इसराइल के साथ, तो वो उससे बात करके उस मसले का हल तलाश किया जा सकता है। मेरी नज़र में मे बी, मैं ब्रिगेडियर साहब का शुक्रिया, आपने एग्री किया, वो एक ऑफ कोर्स मिलिट्री जनरल हैं, मेरा ताल्लुक जो है वो मीडिया और उसके बाद सफारतकारी से रहा है, तो मेरी ख्वाहिश, मैं तो एक पीस के ऊपर बात करूंगा। मैं चाहूँगा कि इस मसले का हल कैसे निकल जाए, क्योंकि 50 साल तक जंग लड़ी है ईरान ने, और उसके बाद जिस जगह पे ईरान खड़ा है, मेरी नज़र में वो अपने पोटेंशियल से बहुत नीचे हैं। लाइक उनके पास रिसोर्सेज हैं, उनके पास बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, टैलेंटेड लोग हैं। उन तमाम लोगों को मौका कब मिलेगा? जब वो हालत जंग से बाहर आएंगे। अगर मुल्क हालत जंग में ही रहेगा मजीद 50 साल, तो फिर मतलब वो जो टैलेंटेड लोग हैं वो तो उनकी ज़िंदगी तो महदूद है ना। जिस तरह से मेरे से एग्री करेंगे पैनलिस्ट के, ईरान के बहुत से लोग अभी उन्हें बता रहे थे कि इनमें से बहुत से लोग जो PhDs हैं, कोई डॉक्टर्स हैं। अब वो जो PhDs हैं, वो जो डॉक्टर्स हैं, उनकी जो आगे औलादें हैं, उनके लिए एक बेहतर मुस्तकबिल बनाने के लिए आपको जंग की हालत से बाहर तो आना पड़ेगा। तो पाकिस्तान हो, इजिप्ट हो, तुर्की हो, मुस्लिम ममालिक हों, तमाम उनके जो खैर ख्वाह हैं वो यही चाहते हैं कि ईरान जो है वो इस मसले से बाहर आए। अब एक तो तरीका ये है कि आप कॉन्फ्रंट करते रहें, लड़ते रहें, ठीक है, वो आपका हक है, लेकिन बहुत सारे लोगों के पेश नज़र या उनके नुक्ता नज़र के मुताबिक वो इस मसले का हल नहीं है। मसले का हल ये है कि इस मुज़ाकरात के ज़रिए इसको हल करें। आपके जो रेड लाइंस हैं उनके ऊपर आप बरकरार रहें, आपके तमाम मौक़िफ़ पे बरकरार रहें, लेकिन मुल्क की तरक्की तभी मुमकिन है जब ये हालत जंग से बाहर आएंगे। उससे बाहर निकलने का कोई रास्ता जो है वही तलाश किया जाए अगर, तो मेरी नज़र में वो बेहतर है। ऑफ कोर्स ये मेरा ओपिनियन है और मैं नहीं समझता कि सबको तमाम मसाइल जो हैं उनका हल मुज़ाकरात से मुमकिन है, लेकिन सर इस वक्त सूरत हाल थोड़ी इंटेंस हो गई है, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि सीज़ फायर में जो एक हफ्ते का तकरीबन वक्त रह गया है, लेकिन अमेरिका की तरफ से नाकाबंदी शुरू हो गई है और पासदाराने इनकलाब ने कहा था कि अगर ऐसा होगा तो हम इसे सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी कहेंगे। ये पूरी सूरत हाल किस जानिब जाती हुई दिखाई दे रही है और सूरत हाल क्या कशीदगी की तरफ बढ़ रही है, इस पर हम बात करेंगे ब्रेक के बाद। उस्मान शाह साहब का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, बाकी दोनों पैनलिस्ट हमारे साथ ही मौजूद हों। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। अब नाए हुर्मुज़ पर बढ़ती हुई जो कशीदगी है अब एक नए मरहले में दाखिल हो गई है, क्योंकि अमेरिका की तरफ से बाकायदा तौर पर स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ का ब्लॉकेट जो है उसका आगाज़ हो गया है। अब सवाल यहाँ पे ये आता है कि ईरान के पास क्या ऑप्शंस मौजूद हैं, वो कौन से ऑप्शंस ऑप्ट कर सकता है। ब्रिगेडियर साहब, सूरत हाल आपको किस तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि ईरान ने वाज़े तौर पर कह दिया था कि अगर इस तरह का कोई भी ब्लॉकेट होता है तो इसको जंगबंदी के ख़िलाफ़ तस्वुर किया जाएगा और इसको जंगबंदी की खिलाफ वर्जी तस्वुर किया जाएगा। क्या फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर रहे हैं आप? देखिए, जंगबंदी की उस वक्त दो शराइत थी, शराइत के लिए दो कंडीशंस थी जो पाकिस्तान ने उनके सामने रखी थी, जिनको आपको भी नाम दे रहे। अमेरिका को कहा था ईरान को कि जी अब 2 हफ्ते के लिए जंग बंद कर दे, हमले ना करे, और ईरान को कहा था कि आपने हुर्मुज़ को अब 2 हफ्ते के लिए बिल्कुल खोल दें, किसी किस्म की रुकावट नहीं होनी चाहिए। प्रॉब्लम तब होती है जब कहीं ना कहीं से कोई ना कोई इशू आता है, जो कि इतना कॉम्प्लेक्स इशू है। शिकायतें आती रही कि ईरान ने पूरे तरीके से नहीं खोली, कुछ जहाज़ों को गुजरने दिया, कुछ से टैक्स ले रहे हैं, इस तरह की प्रॉब्लम, इस तरह की शिकायत में अभी ये इशू आ गया कि अमेरिकन कह रहे हैं कि जी वो ब्लॉकेट लगाने जा रहे हैं। जैसे आपने कह दी कि 7 बजे कहा था, जहाँ लग भी गया हो, और साथ ही ईरान ने कहा कि जी अगर ब्लॉकेट लगाएंगे तो इसको हम अगेन से एक एग्रेशन समझेंगे, उसको जो है अग्रेसिव पॉस्चर समझते हम इसको रिएक्ट करेंगे। तो उससे तो सूरत हाल ठीक नहीं होगी। मेरा ख्याल है कि अमेरिका को भी फौरी तौर पे इससे इज्तनाब करना चाहिए, और चूँकि यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन कंट्रीज लेड बाय यूके ऑलरेडी इस इशू पे अपना मौक़िफ़ दे चुके हैं, तो ईरान को चाहिए बेसिकली इंस्टेड ऑफ अमेरिका उनके साथ बात करके तो इस इशू को एमिकेबली रिजॉल्व कर लें, ताकि कम से कम 2 वीक की जो जंगबंदी है ये तो रहे। और इन द मीन टाइम जो कि कोशिशें हो रही हैं, पाकिस्तान मुसलसल कोशिशें कर रहा है, दूसरे दोस्त भी कर रहे हैं कि ये जंगबंदी भी एक्सटेंड हो और मुआहदे किसी न किसी पे हम पहुंच जाए। हम सब के सब आगे जब डिस्कस कर रहे थे, हम सब ईरान के हमदर्द भी हैं, बरादर इस्लामी मुल्क है, हमारा हमसाया मुल्क है, उसको अप्रिशिएट करते हैं, और पाकिस्तान ने खुल के डे 1 से ईरान की सपोर्ट की है। आप सब जानते हैं, हम सब जानते हैं कितना डिफिकल्ट था ईरान के साथ खड़े होना, बट साथ ही साथ
ये भी एक फैक्ट है कि जब भी कोई इशू डेडलॉक में आता है तो फ्लेक्सिबिलिटी तो आपको शो करनी पड़ती है। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि ईरान गिव अप कर दे, ईरान शिकस्त मान ले, तो कोई भी नहीं कहता। ईरानियन ने बड़ा अच्छा काम किया, पर आपको ये भी देखना चाहिए, बीइंग अ मिलिट्री मैन ये समझता हूँ कि आपकी जो मिलिट्री इंस्ट्रूमेंट होता है, जो आपकी मिलिट्री पावर होती है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है फॉर एनी डिसाइसिव, जो अल्टीमेट जब आपने किसी डिसाइसिव मोमेंट में किसी जंग में जाना है। इसमें कोई शक नहीं है कि अमेरिका दुनिया की एक मैसिव मिलिट्री पावर है। ईरानियंस की ने अपने जितने भी उनके 3-4 उनके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स थे, चाहे वो उनके मिसाइल्स थे या अपना हुर्मुज़ था या उनके ग्राउंड फोर्सेस थी, और इफेक्टिवली ईरानियन ने यूज किया 40 डेज तक, तभी दुनिया उनको अप्रिशिएट करती है। जी। बट टिल व्हेन, मैं फिर वही कहूंगा उस्मान जावेद साहब की बात के आगे बढ़ाते हुए कि हम जो भी कह रहे हैं, हमारा कतई मतलब नहीं है कि ईरान कॉम्प्रोमाइज कर दे, गिव इन कर दे। हम ये कहते हैं कि लचक दिखाते हुए आगे बढ़े, अपने प्रिंसिपल पे कॉम्प्रोमाइज किए बगैर। कुछ ना कुछ तो आपको एक स्टेप पीछे लेना पड़ता है, ना सिर्फ ईरान को, अमेरिका को भी। यहाँ पर आप दोनों आगे सीन घुसा लेंगे तो मसले का हल नहीं भाई निकलेगा। आगे क्या बन गया अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह का है वो उसने वैसे ही रहना है, वो पॉपुलिस्ट है, उसने नहीं बदलना। तो बार बार डोनाल्ड ट्रंप को हम डिस्कस करें, उसके बयान को डिस्कस करें, उसके बजाय क्यों ना हम को छोड़ के हम इस तरह के हल के साथ आगे बढ़े, जैसे चीजें सेटल हो। चीजों को हल होना चाहिए, रिकॉर्डिंग से हल नहीं होती, एक्सट्रीमिज्म बिल्कुल सही है, चीज़ों का हल होना चाहिए। यही मेरे ख्याल में ईरान और अमेरिका के साथ पूरी दुनिया के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जावेद मलिक साहब, आपकी सिफारती तजुर्बे का फ़ायदा उठाते हुए मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि सर, इससे पहले कि ईरान कुछ रिएक्ट करे और रिटेलिएट करे, आपको लगता है कि सिफारती तौर पर, फौरी तौर पर इस मसले को डीएस्केलेट किया जा सकता है? और सर, ये कि जो बड़ी ताकतें हैं, चाइना, रशिया, क्या कोई किरदार अदा कर सकती हैं फौरी तौर पर इसमें? जी बिल्कुल, थैंक यू ब्रिगेडियर साहब। ऑब्वियसली एज अ मिलिट्री लीडर आपकी जो बात है ऑफ कोर्स मैं उसको अप्रिशिएट करूँगा, और आपको मैं ये भी कहना चाहूँगा जवेरिया साहिबा कि देखें, ये जो हमारी पीस इनिशिएटिव पाकिस्तान ने लीड की है जी, इसको लीड करने वाले भी हमारे फील्ड मार्शल हैं, वो खुद एक मिलिट्री लीडर हैं, मिलिट्री मैन हैं। पाकिस्तान की तारीख के गालबन दूसरे फील्ड मार्शल हैं, फ़तह जंग भी हैं, और माशाल्लाह तमाम मुल्क में उनकी मोहब्बत, लोग उनसे मोहब्बत भी करते हैं। अभी मैं आपकी चैनल में देख रहा हूँ टिकर चल रहे हैं, वज़ीर आज़म साहब भी जो हैं वो कह रहे हैं कि फ़ील्ड मार्शल साहब का जो नाम है वो सुनहरी रूफ में लिखा जाएगा, और लिखा जाना भी चाहिए। आप देखें, फील्ड मार्शल साहब जो हैं वो एक जनरल हैं, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, वो पीस निगोशिएटर के तौर पर अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं। तो मैं यही चाहता हूँ, जैसे कि ब्रिगेडियर साहब ने फरमाया, हर खैर ख्वाह जो ईरान का है वो ये चाहता है कि हम देखिए, यहाँ बैठ के मैं भी अगर एंटी अमेरिका बात करूँ, इसराइल को यहाँ पे बुरा भला कहूँगा तो शायद लोग मुझे बहुत पसंद करेंगे, आप मुझे दोबारा प्रोग्राम में बुलाएंगी। लेकिन बात यह है कि मैं हकीकत पसंदाना बात करना चाह रहा हूँ, वो ये कि देखिए, ईरान के इंटरेस्ट में है कि वो इसको डी एस्केलेट कर ले। हम नहीं कहते कि आप कॉम्प्रोमाइज़ करें, लेकिन अगर आपको न्यूक्लियर, जो पाकिस्तान की बात हो रही थी कि पाकिस्तान भी तो एक न्यूक्लियर पावर था, यानी बनना चाह रहा था, तो उस पर भी प्रेशर आया था, वो उसको बर्दाश्त किया, विथस्टैंड किया। वो एक डिफरेंट सेट ऑफ सर्कमस्टांसेस थे, डिफरेंट सेट ऑफ लीडर्स थे। अल्हम्दुलिल्लाह हम बन गए। आज की दुनिया में कोई मुल्क भी अगर ये कहता है कि मैं न्यूक्लियर अज़ाइम रखता हूं, तो उसको ऐसे इसी किस्म के प्रेशर का सामना करना पड़ेगा। हम सिर्फ ये कहना चाह रहे हैं, ये अपॉर्चुनिटी है जिसको हमने बहुत मेहनत से, पाकिस्तान की अस्करी और सिविल क़यादत ने एक डायलॉग का जो है, ये बिल्कुल सही है, कोई वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द यूएस आपके मुल्क में आ रहे हैं, आके डायलॉग करना चाह रहे हैं, तो ऑफ कोर्स वो सीरियस हैं। उनको क्या जरूरत यहाँ पे आने की, अगर उन्हें सीरियस ना होते तो। वो आए हैं, वो इस इंटरेस्ट से आए हैं। ईरान के जो रहनुमा आए हैं उनको भी हम वेलकम करते हैं। ऑफ कोर्स इसका हल यही है कि इस मसले का जो है वो हम इसको डी एस्केलेट करें, और ऐसे कॉमन ग्राउंड्स जो हैं उनको उन पे आ जाएं। और अगर ये 2-3 पॉइंट्स रहते हैं जो जारहाना है अंदाज में, कि आपको मिलिट्री, आपका जो है वो न्यूक्लियर प्रोग्राम, और आपका बैलिस्टिक प्रोग्राम, और आपको सपोर्ट फॉर द प्रॉक्सीज, इन 3 पे अगर ईरान फ्लेक्सिबिलिटी दिखाता है, तो बहुत सारे जो ऑब्जर्वर्स हैं, ग्लोबल भी और इंटरनेशनल भी, वो ये कहते हैं कि ईरान की फ्यूचर के लिए वो बहुत बेहतर है। वो अपने आप को एक इकोनॉमिक पावर के तौर पर जो है वो इस्टेब्लिश कर सकता है। सैंक्शंस उठने के बाद एक नया ईरान होगा। देखिए, $1 हमारे मुल्क में जब 200-300 जाता है तो हम कितना उसका फील करते हैं, उनका लाखों में चला गया $1। जी जी, ये कोई मतलब ये दानिशमंदी तो नहीं है कि आप मुल्क को इकोनॉमिकली बिल्कुल पीछे लेते जाएं, स्पेशली जब आपके पास अबंडेंस ऑफ रिसोर्सेज हैं, उनके पास तेल है, मादनियात हैं, कितने रिसोर्सेज हैं, उनको वो तभी बरूए कार ला सकते हैं जब वो जंग बंदी की तरफ जाएं, मामले का हल तलाश करें। और बिल्कुल ऐसे मामले का हल जरूर तलाश होना चाहिए, क्योंकि अगर ये जंग दोबारा शुरू होती है तो ये किसी के भी मफाद में नहीं है। बहुत शुक्रिया जावेद साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे, एम्बेसडर थे, और ब्रिगेडियर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। नाज़रीन, प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अल्लाह ने के पान।